इंजरी की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम लोगों ने नियर अबाउट 5 रूब्रिक्स देखे कि जो इंजरी से रिलेटेड है ना। तो इस सीरीज में जो मेरा लास्ट रूब्रिक था, फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ वाला जो रूब्रिक था, वो रूब्रिक का एक कंपेरेटिव रूब्रिक कहा जाएगा या एक तो मोस्ट ट्राइबल जो रूब्रिक है वो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, जिस किसी ने मेरे ये वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि वो वाले वीडियोस देखिए, ताकि आपकी जो इंजरी है, फियर है, डिल्यूजन है, ये जो भी मैंने डिटेलिंग में बताया हुआ है उसकी कंसेप्ट आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में कि ये रूब्रिक्स कैसे है करके। ठीक है, तो आज जो मैं आपके लिए रूब्रिक लेकर आई हूँ, वो जो रूब्रिक है ना, जब हम लोग इनिशियल डेज में प्रैक्टिस में उतरे थे ना, तब बहुत कन्फ्यूजन हो जाता कि वो रूब्रिक लिया जाए या ये रूब्रिक लिया जाए, क्योंकि पेशेंट जो सही बोलता है ना वो नियर अबाउट नज़दीक पास वैसे ही होता है। इफ़ आपने जब पेशेंट को कैजुअली सुना है तो आप जो रूब्रिक उठाएंगे ना वो रूब्रिक गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए जब भी पेशेंट को सुनते हो ना तो सीरियसली सुनिए, क्योंकि जो पेशेंट बोलता है ना वो पेशेंट किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, कहाँ स्ट्रेस दे रहा है और क्या चीज़ रिपीटेडली आपके पूरे केस टेकिंग में बोल रहा है वो, है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या हो जाएगा ना कि जो ये रूब्रिक का डिफ्रेंसिएशन है ना, उससे आपका बहुत बहुत अच्छे से आपको वो समझ में आ जाएगा, वो जल्दी पकड़ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे भी बहुत दिक्कत जाती थी, बहुत कन्फ्यूजन होता था। फिर मैंने जब ये केस टेकिंग पर वर्क करना शुरू किया तब मेरा धीरे धीरे कन्फ्यूजन्स दूर होते गए और मुझे ध्यान में आने लग गया कि पहले 5 मिनट में ही आपकी केस कंफर्म हो जाती है। पेशेंट जब भी आपके पास आता है, बैठता है, वो जो भी खुद होके जितना बोलता है ना उतने में ही पूरी रेमेडी कंप्लीट हो जाती है। उतने में ही वो रेमेडी, वो बंदा चीख चीख के बोलता है कि भाई मैं इस रेमेडी का पर्सन हूँ, आप मुझे ये रेमेडी दीजिए। पर हम लोगों का नॉलेज थोड़ा कम पड़ता है या कुछ दूसरे ऐसे फैक्टर्स रहते हैं कि हम लोग फर्स्ट 5 मिनट्स में वो रेमेडी नहीं पकड़ पाते। ठीक है, ऐसे बहुत बार होता है, पर मेरा एक ये छोटा सा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आज का रूब्रिक डिस्क्लोज करने के पहले हम लोग सुनते हैं एक केस, उसके बाद में मैं बताऊंगी कि आज का क्या रूब्रिक है। ठीक है, तो केस कुछ इस तरह से है कि एक 25 साल का लड़का मेरे पास आया। वो वो जब क्लिनिक में आ रहा था तभी दिख रहा था कि वो थोड़ा लंगड़ रहा है और उसको चलने में दिक्कत है। वो जब कैबिन में आया तो मैंने उसको बोला, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो वो उस पर बोला कि बोले मैडम, ये मेरा जो एंकल जॉइंट है, मतलब ये जो मेरा पाँव है, वहाँ पे बोले वो जो बाइक खड़ा करने का जो बाइक जो रहती है उसको अब हम खड़े करते हैं तो उसका जो स्टैंड होता है, बोले 4-5 दिन पहले वो स्टैंड अचानक से मेरे पाँव से टकरा गया और मुझे जोरों से लग गया। बोले पता नहीं एक्सीडेंटली लग गया, बोले मुझे भी समझ में नहीं आया कैसे लगा करके। तो जब लगा तो मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ, मुझे कुछ इतना दर्द नहीं लगा। मैंने तुरंत जाके बाम वाम लगा लिया था तो मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर मैं काम पे चला गया। फिर रात को जब लौट कर आया काम पर से तब मैंने देखा कि भाई वहाँ तो सूजन आ गई है और वो थोड़ा सा दर्द कर रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ ना, फिर नेक्स्ट डे मैंने उसको सुबह शाम, नेक्स्ट डे से सुबह शाम मैंने जो बजरंग लेप आता है ना वो बजरंग लेप लगाया। तो बजरंग लेप लगाया, मुझे लगा कि बजरंग लेप से हो जाएगा, पर ना धीरे 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 स्वेलिंग बढ़ती गई और दर्द भी बढ़ गया है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, इतने दिन से आपने फिर इतना दर्द क्यों सहा? कोई डॉक्टर को दिखा दिया होता, एक्सरे वगैरह निकाल लिया होता, सूजन है, समझ में आया होता कि क्या हुआ है करके। तो इस पे वो क्या बोलता है ना, वो बोलता है देखिए मैडम, जब मुझे लगा ये सूजन आ गई तो मैंने देखा, मैंने मेरा जो पाँव है वो आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से घुमा के देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इसमें फ्रैक्चर वैक्चर तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं जब किसी डॉक्टर के पास जाऊँगा तो वो क्या करेंगे ना, ये स्वेलिंग कम होने के लिए दवाई देंगे और पेन किलर्स देंगे। और क्या हो जाता है ना बोले, तो ये जो पेन किलर्स है, मैम बोले मुझे बहुत हाइपर एसिडिटी है। बोले तो मैं होता उस लगता ना कोई भी पेन किलर्स वगैरह खाने के लिए मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि ना जब भी मैं कोई पेन किलर खाता हूँ ना तो क्या होता है, मुझे हर्ट बर्न होने लग जाता है, फिर मुझे बहुत ज़्यादा डकारें आती है,
खाना नहीं भाता है, फिर मुझे नौशिया होने लग जाता है, फिर कमज़ोरी आ जाती है उस वजह से, और फिर ना उल्टियाँ वगैरह स्टार्ट हो जाती है। बहुत सफ़र करना पड़ता है उसमें से मुझे। इसलिए मैं कभी भी कुछ भी हो जाए, जब तक कि मेरे से सहन होता है तब तक कि मैं पेन किलर कोई भी खाता नहीं हूँ। मुझे डर ही लगता है वो पेन किलर खाने में। मैंने बोला ठीक है। बस इतनी सी मेरी केस थी, मैंने उसके ऊपर उसको कुछ भी नहीं पूछा, इतने में ही मैंने उसको फटाफट एक रेमेडी बनाई। तो वो रेमेडी थी लैकेसिस। मैंने लैकेसिस 30 उसको दिया, ठीक है। तो इस केस में ना मैंने कौन से रूब्रिक उठाए थे। मेरा फर्स्ट रूब्रिक था फ्रियोलेस। मतलब क्या कि वो क्या बोलता है ना कि उसको सुबह लगा, उसने थोड़ा सा बाम वाम लगाया और देखेंगे बाद में, ऐसा सोच के बिंदास काम पर निकल गया, ठीक है। यहाँ क्या एटीट्यूड था ना उसका कि उसने उस पर कुछ, मतलब उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था, कि भाई देखना चाहिए था, ठीक है। तो शाम को भी इतना स्वेलिंग आ रही थी, ये आ रही थी, तो भी उसने इतना कुछ सोचा नहीं कि भाई मैं क्लिनिक चले जाऊँ वगैरह, ऐसे है ना। तो मेरा फर्स्ट रूब्रिक था फ्रीलेस। सेकेंड वो क्या, फिर क्या बोलता है ना कि फिर उसने क्या किया ना, बजरंग लेप लगाया। तो ये बजरंग लेप लगाने का जो उसने एक्ट किया ना, इसके लिए हमारे पास एक रूब्रिक है। वो रूब्रिक है ट्रेडिशनल प्रिज्यूडाइजर। मतलब क्या कि पहले भी उसके साथ ऐसा हुआ होगा, तो स्वेलिंग के लिए ऐसे फैमिलीज में वगैरह बोलते हैं कि भाई वो बजरंग लेप लगाना चाहिए, उससे सूजन वगैरह उतर जाती है, तो ठीक है। तो ये चीज़ उसने ट्राई की थी, है ना। फिर वो मेरे पास आया था, फिर उसने एक बात नरेट की थी, क्या कि उसको ना एलोपैथी में पेन किलर्स की गोलियां लेने से डर लगता है। क्यों? जब वो यहाँ तक के रुक गया होता कि मुझे डर लगता है कि उससे कोई साइड इफेक्ट वगैरह हो जाएंगे, तो इसके लिए अलग रूब्रिक है। वो रूब्रिक था मेरा लास्ट वाला, फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड वाला, ठीक है। बट पर उसने ना ये पेन की बात तो बोली, पर पेन मतलब क्या कि उससे उसको तकलीफ होने वाली थी, तकलीफ की बात तो उसने बताई, पेन किलर से उसको तकलीफ होती है, पर उसके साथ में उसने एक चेन मेरे सामने एक्सप्लेन की, एक ऐसी प्रोसेस मेरे सामने एक्सप्लेन की कि जिस प्रोसेस में से जाने के लिए उसको डर लगता है। वो प्रोसेस ऐसी थी कि वो जब पेन किलर की, उसको हाइपर एसिडिटी है, वो पेन किलर की टैबलेट खाएगा तो क्या हो जाएगा ना, उसको हर्ट बर्न होने लग जाएगा, उसको नौशिया होने लग जाएगा, फिर उसको खाना नहीं भाएगा, उसको डकारी आएगी, खाना नहीं भाएगा, ज़्यादा खाना नहीं अच्छे से खाएगा तो कमज़ोरी आ जाएगी, कमज़ोरी की आ जाएगी, उल्टियाँ वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या है ना, ये एक उसने 1 बाय 1 ऐसे सिलसिला सुनाया उसने मुझे। और ये जो सिलसिला है, ये जो प्रोसीजर है, तो ये प्रोसेस को क्या है ना, अपने पास एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, और वही रूब्रिक आज हमारा डिस्कशन का है। वो रूब्रिक है फियर सफरिंग ऑफ, ठीक है। ये हो गए, ये 3 रूब्रिक्स में से मैंने उसको लैकेसिस दिया। जब वो फॉलोअप के लिए मेरे पास आया 3rd डे बाद में, मैंने उसको लैकेसिस 30 TDS के लिए दिया था फॉर 3 डेज। जब वो 3 दिन बाद मेरे पास आया तो उसकी जो स्वेलिंग थी काफ़ी कम हो चुकी थी, और पेन भी कम हो चुका था, और वो जो लंगड़ाते हुए आ रहा था तो उसके गेचर में अभी पहले से काफ़ी फ़र्क था, ठीक है। तो गाइस, आज का मेरा हमारा जो रूब्रिक है वो आप लोगों को अब समझ गया होगा कि हम लोग आज कौन सा रूब्रिक लेकर आए, ठीक है। तो हमारा जो रूब्रिक है वो है फियर सफरिंग ऑफ। तो चलिए हम लोग समझते हैं ये रूब्रिक को। उसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो है फियर। फियर मतलब क्या? फियर मतलब क्या? डर। एक ऐसा डर कि जो आगे होने वाली चीज का रहता है। जो डर जो रहता है, ये जो फ्रेज है ये फ्यूचर से रिलेटेड है। फ्यूचर को लेके हमेशा हमारे को डर रहता है, ठीक है। ये हो गया फियर। मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में भी फियर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बताया हुआ है, एग्जांपल्स वगैरह देके। आप वो वाले भी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं फियर को समझने के लिए। यहाँ तो मैंने आप लोगों को एक इन शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। हमारा फर्स्ट वर्ड था फियर, सेकेंड वर्ड है सफरिंग, और थर्ड वर्ड है ऑफ। तो सफरिंग में क्या होता है ना, जो सफरिंग होती है ना, सफरिंग का हम लोग डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढने जाएंगे तो हम लोगों को कुछ वर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि अत्यंत दुख होना, पीड़ा, कष्ट, कठिनाइयाँ, सहन करना, सहने वाला, एक झेलना, या फिर तो कि जो
सफरिंग होता है ना, ये एक ऐसा अनुभव होता है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है दर्द का कि जिससे जिसके साथ बहुत सारे सिलसिले जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सफरिंग का डिक्शनरी मीनिंग। सफरिंग को हम हमारे लाइफ में कैसे समझते हैं? ये वर्ड हम कितना यूज करते हैं हमारे आसपास। हम ऐसा बोलते हैं कि उसने उसके लाइफ में कितना सफर किया है। ये ऐसे सेंटेंस में हम ये वाला वर्ड काफ़ी, ये वाला जो फ्रेज है काफ़ी बार यूज़ करते हैं। ठीक है, मेडिकल फील्ड में भी हम सफरिंग ये वर्ड बहुत बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। ठीक है, पर अब ना कुछ देर के लिए ना अब आपका जो ये मेडिकल का कोट है ना उसको साइड में रख दीजिए और एक लेमन के व्यू से सोचिए। अभी जो थर्ड वर्ड है इसमें वो है ऑफ। ऑफ मतलब क्या? का। तो ये जो पूरा रूब्रिक है, पूरे रूब्रिक का जब हम लोग मीनिंग देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ऑलरेडी वो भुगत चुका है, वो सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर चुका है अब, और उसे भुगतना नहीं है, इसका उसे डर लग रहा है। ठीक है, उसको डर है कि अब और वो भुगतना नहीं चाहता है, उस सिचुएशन में से गुजरना नहीं चाहता है। ये हो गया होल रूब्रिक का मीनिंग। इसको पकड़ के हम लोग बहुत जगह पर हम लोग ये रूब्रिक अलग अलग लेवल पर उसको देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको सफरिंग समझ गया होगा। सफरिंग, तो गाइस समझते हैं कि जो सफरिंग है, सफरिंग हमारे को किस किस लेवल पर मिलने की पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे जो सफरिंग है, आपके पास पेशेंट कुछ बातें लेकर आएगा, कुछ समस्या लेकर आएगा, तो उसका जो रूट कॉज है, कौन से जगह से ये रूट कॉज है सफरिंग का, वो देखते हैं। तो देखिए एकदम सटल लेवल पर जाकर हम लोग जब देखेंगे कि सफरिंग को, तो सफरिंग हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलेंगी। ठीक है, तो किसी को किसी की ज़िंदगी में डोमेस्टिक लेवल पर सफरिंग हो सकती है, जैसे कि उसका आईपीआर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में से कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ से वो सफ़र कर रहा है और वो सब प्रॉब्लम्स लेके आपके सामने आया है। ठीक है, ये एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी होती है कि सोशल कल्चर जो इन्वायरमेंट है उसके आसपास का, वहाँ उसको कोई सफरिंग है, जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसने कुछ ऐसा कार्य किया है कि वो उसके समाज में के विरुद्ध है, उसके समाज में वो मान्य नहीं है, ऐसी वो कुछ चीज़ कर रहा है या ऐसा कुछ बात कर रहा है, तो उसको क्या होगा ना, उसको समाज वाले कुछ बोलेंगे, अलग अलग बातें बोलेंगे, उसको हर्ट करेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, इस टाइप में कुछ चीज़ें रहेंगी। तो वो भी चीज़ें ना वहाँ पर भी वो क्या करेंगे ना, इमोशनल लेवल पर वो क्या करेगा, वो व्यक्ति वहाँ वो सफ़र होगा। ठीक है, फिर आता है कि इकोनॉमिकल लेवल पर भी वो सफरिंग हो सकती है उसकी, या फिर तो प्रोफेशनल लेवल पर सफरिंग हो सकती है, जैसे कि उसका जो वो जहाँ काम कर रहा है या ये कुछ कर रहा है, जो भी उसका प्रोफेशन है या उसका खुद का कोई बिजनेस है, वहाँ पे उसको कोई सफरिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ है, ये सब सफरिंग के पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, उसके बाद में ना ये जो सफरिंग है, ये जो सफरिंग है, सफरिंग हैज़ अ 3 एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट वन इज पेन, यानी कि दर्द। सेकेंड वन इज इमोशनल टर्मोइल। इमोशनल टर्मोइल बोले तो क्या, भावनात्मक उथल फुथल होता है उसमें। थर्ड वन इज अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। ये 3 चीज़ें आपको ये जो सफरिंग वाले रूब्रिक में मिलेंगी ही मिलेंगी। ये तीनों चीज़ों का फील आपका आएगा, है ना। सिंपल सा फियर सफरिंग को आप समझोगे ना, तो एकदम सिंपल सा मैं आपको बोलूँ ना कि क्या ध्यान रखना चाहिए कि फियर सफरिंग को, तो देखिए पेशेंट ना फियर सफरिंग में ना पेन के बारे में बोलेगा, पर कैसे ना उसका कंसर्न पेन नहीं होता है, कभी भी बोलेगा वो ज़रूर, पर कैसे ना कि उस पर स्ट्रेस नहीं देगा पेन पे। पेन से ज़्यादा ना उसके साथ में जो अलग अलग चीज़ें आ रही है, अलग अलग मल्टीपल जो घटनाएं हो रही है या अलग अलग चीज़ों से उसको जो तकलीफ होने वाली है, जैसे फ्यूचर में, जैसे कि अलग अलग, जैसे कि एक व्यक्ति है, वो 3-4 दिन से घर में बीमार पड़ा है। ठीक है, और वही अकेला घर में करता धरता है, वही कमाने वाला है, और एक मजदूर है। तो ठीक है, मजदूर है ना, तो वो काम पे नहीं जाएगा, एक दिन की भी उसने छुट्टी ले ली तो क्या हो जाएगा ना, इनकम सोर्स बंद हो जाएगा,
फिर उसको खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई मैं अब शाम का खाना कैसे खाऊंगा, मैं मेरे बच्चों को कैसे पालूंगा, है ना। तो ये क्या हो गया ना, तो ये भी, ये जो चीज़ें हैं कि मैं एक दिन भी घर पे रह नहीं सकता, इस ये जो बीमारी है इस वजह से मुझे ये सहना पड़ रहा है और अब मैं और सहना नहीं चाहता हूँ। जब पेशेंट ऐसा बोलेगा ना, तो ये होगी सफरिंग, ठीक है। तो जो सफरिंग होती है, सफरिंग में उसको दर्द भी होता है, पर दर्द पे इतना कंसंट्रेशन नहीं रहता है जितना वो उसके कॉन्सिक्वेंस पर स्ट्रेस देता है, ठीक है। तो ये हो गया फियर सफरिंग। होप गाइस, मुझे लगता है आपको फियर सफरिंग समझ गया होगा। अभी ना फटाफट छोटे छोटे एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको फियर सफरिंग के। देखिए, मेरे पास एक लेडी थी, उसको वो मेरे पास कंप्लेंट लेकर आई, उसको थोड़ा सा बुखार था। तो उसके सेज देखिए, वो आती है, बोलती है मुझे ना कल सुबह से बोले थोड़ा बुखार है, बोले सर दर्द कर रहा है काफ़ी, और थोड़ी सर्दी है, और गले में बहुत खराश है, बोले कुछ निगलना नहीं मालूम पड़ रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है गले में, बोले। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कब से? बोले 7-8 दिन से सर्दी है, बोले पर ना इतनी नहीं थी, थोड़ी सी छींकें आ रही थी, मैनेज हो रहा था, तो मैंने उतना कुछ ध्यान नहीं दिया। पर कल सुबह से ना मुझे ना बहुत सर दुख रहा है और थोड़ा सा बदन दर्द भी हो रहा था, और रात में मुझे बहुत बुखार चढ़ गई, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम से, बोले। मैंने बोला और मैंने ऐसा बोला, बोले पिछले साल ना, बोले मुझे ना ऐसी सर्दी हुई थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो बुखार आया, और जैसे ही मुझे बुखार आया तो मुझे निमोनिया हो गया था, बोले। अब मुझे ना डर लग रहा है कि ये जो मेरी सर्दी है, ये जो मेरे बुखार की जो स्टेज है, अब मुझे निमोनिया ना हो जाए, बोले। क्यों? क्योंकि निमोनिया हो गया तो बोले ना मुझे 8-10 दिन के लिए आराम करना पड़ेगा, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे, बोले। मेरे बच्चे का पेपर है, बोले, उसकी एग्ज़ाम है, उसकी पढ़ाई कौन लेगा, बोले। मेरे हस्बैंड का, बोले, अगले हफ्ते में ऑडिट है, बोले, उनका कौन करके देगा सुबह, घर में माँ जी है, बोले। तो माँ जी से इतना नहीं बन पाता है, बेचारे वही बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो मैं उनको किस मुँह से बोलूँ कि आप इन सब का ये मैनेज करो, और उनसे इतना मैनेज भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सब वो बोलती है। मुझे ये सब वो मुझे बोलती है, और फिर मैंने उसको पूछा, ऐसे मैंने पूछा रेमेडी कंफर्म करने के लिए, मैंने उसको पूछा कि आपका नेचर कैसा है। तो उसने नेचर, मैंने ऐसा पूछा तो बोले, नेचर, बोले मेरा बहुत जॉली है, बोले मुझे सबसे बात करने के लिए अच्छा लगता है, मैं सबसे बात करती हूँ, बोले मैं हर चीज़ टाइम पे करती हूँ, मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है, और ना, बोले मैं सबका सब जगह पे कर देती हूँ। सिर्फ एक बात है, बोले कि ना कोई भी मुझे बोलता है ना, बोले कि कुछ भी मुझे ऐसा बोलता है ना, तो मैं जल्दी हर्ट हो जाती हूँ, तुरंत मुझे रोना आ जाता है, पर मैं सामने वाले को कभी पलट के जवाब नहीं देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि भाई उसकी भी कोई मजबूरी होगी, उसको कुछ कुछ मजबूरी होगी, इसलिए उसने मुझे कहा होगा, इससे ऐसा मैं सोचती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो फिर इतना कन्वर्सेशन हुआ, मैंने उसको एक रेमेडी बनाई और उसको दे दी, ठीक है। तो 2 दिनों में 200 दिया था उसको। मैंने उसको रेमेडी दी थी कार्सिनोसिन 200, और कार्सिनोसिन 200 से उसको बहुत सारा रिलीफ हो गया, उसका फीवर उतर गया था, ठीक है। तो देखिए, इस रेमेडी में ना मैंने कुछ रूब्रिक्स उठाए थे। फर्स्ट रूब्रिक मेरा ये था कि, देखिए, फर्स्ट रूब्रिक ये था कि ना एंजाइटी चिल्ड्रन अबव, जैसे कि ना उसको डर लग रहा है कि मुझे निमोनिया हो गया, तो मुझे घर पे आराम करना पड़ेगा, मुझे एडमिट करेंगे, मैं बीमार पड़ जाऊंगी, तो मेरे बच्चे की पढ़ाई कौन लेगा, उसके एग्ज़ाम से, ठीक है। एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट ये वाला रूब्रिक लिया। एंजाइटी फैमिली अबाउट, कि उसके हस्बैंड का कौन करेगा, उसकी जो सास है, उसकी जो माँ जी है, उनसे इतना बन नहीं पाता है, ठीक है। ये एक बात। दूसरा जो मैंने रूब्रिक तीसरा जो मैंने रूब्रिक उठाया, वो रूब्रिक था कि फियर सफरिंग ऑफ, क्या, कि उसको निमोनिया होने का डर है, कि पिछली साल भी वो निमोनिया से सफ़र कर चुकी है, और अब वो निमोनिया से सफ़र नहीं करना चाहती है, क्योंकि अब वो निमोनिया उसको हो गया, तो उसके बच्चे का कौन देखेगा, उसके पति का कौन देखेगा, और घर में बीमार उसकी सास है, उसका भी उसको करना पड़ता है, तो उसका कौन करेगा। तो क्या हो गया ना, यहाँ पे एक फील आया कि उसके जो लव वंस है, उसकी जो फैमिली है, उस फैमिली की
चिंता के वजह से उसको सफरिंग नहीं चाहिए, ठीक है, ये फील था। और वो जितना भी उसने मेरे से बात की, पूरे इंटरव्यू में जो भी कन्वर्सेशन था ना, बहुत विनम्रता से मेरे से बात कर रही थी। तो मैंने एक और रूब्रिक लिया, वो रूब्रिक था पोलाइट टू पोलाइट, और उस वजह से मैंने उसको कार्सिनेसिन 200 दिया, ठीक है। स्टार्ट डोज दिया था, उसमें वो क्लियर हो गई थी, बाकी मैंने उसको एसएल दे दिया था। ये हो गई कार्सिनेसिन केस। अब देखते हैं दूसरे केस में क्या हुआ ना, एक अंकल आए थे मेरे पास रीनल कैलिकुलाई के लिए, ठीक है। सीवियर पेन था उसको रीनल कैलिकुलाई। उनका जो शॉप था उसके नज़दीक में ही कोई हॉस्पिटल था, वहाँ पे जाके उन्होंने एक टेम्पररी ट्रीटमेंट करवा ली थी, ठीक है। और वहाँ पे वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप सोनोग्राफी वगैरह कर लो। तो एक्यूट केस थी तो उन्होंने सोनोग्राफी वगैरह कर ली, तो उसमें डिटेक्ट हुआ कि उनको रीनल कैलिकुलाई है, काफ़ी बड़ा स्टोन था। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको 4-5 दिन एडमिट होना पड़ेगा, हम हाइड्रोथेरेपी करते हैं। हाइड्रोथेरेपी करेंगे तो क्या हो जाएगा ना कि वो जो स्टोन है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ ना, वो बंदा वहाँ पे रुका नहीं, वो व्यक्ति मेरे पास आया और बोले मैडम, उसको थोड़ा तो जो एक्यूट अब्डोमिनल पेन था वो तो रिलीफ हो गया था, पर यूरिन जो थी वो रुक रुक के ही आ रही थी, उसमें बर्निंग मिक्सचरेशन था, वो सब बाकी प्रॉब्लम सब वैसे की वैसी थी। फिर वो मेरे पास आता है और फिर मुझे बोलता है, बोले ना मैडम मुझे कुछ दीजिए, मैंने ऐसा सुना हुआ है कि होम्योपैथी में ना स्टोन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है, और बिना कोई ऑपरेशन और कोई चीज़ या कोई थेरेपी किए बिना आप आ, के पास अच्छा रिजल्ट है ना। तो मैंने बोला हाँ अच्छे तो रिजल्ट्स हैं, तो बोलिए क्या दिक्कत है आपको। तो ऐसा बोलने के बाद में फिर उसने उसका सब चीप कंप्लेंट सुनाई मुझे, जैसे बोला कि भाई बर्निंग मिक्सचरेशन है, ऐसा वैसा वैसा वैसा। तो फिर क्या हुआ ना, बोलते बोलते वो क्या बोल के गए ना, वो बोले मैं वो डॉक्टर के पास गया था, तो वो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको 4-5 दिन एडमिट होना पड़ता है, हम हाइड्रोथेरेपी करेंगे और उससे आपका स्टोन निकल जाएगा। बोले जब तक स्टोन नहीं गिरेगा ना तब तक कि आपको एडमिट ही रहना पड़ेगा, और हम बोल नहीं सकते कि आपको कितने दिन एडमिट होना पड़ेगा। हुआ तो 2 दिन में भी स्टोन गिर सकता है या 4-5 दिन भी ले सकते हैं। तो फिर मैंने बोला तो करा लेना था ना, उसमें क्या दिक्कत है, क्या होता था, अच्छी तो सिंपल सी तो थेरेपी थी, वो करा रहे थे तो कर लेना चाहिए था। नहीं बोले मैडम, क्या है ना, बोले ऑलरेडी वो दर्द और वो सोनोग्राफी ये सब चक्कर में बोले मेरे 2 दिन वेस्ट हो गए। बोले उसके बाद में मैं और 4-5 दिन एडमिट हो जाऊंगा, तो बोले क्या हो जाएगा ना, मेरा तो धंधा ही बैठ जाएगा, गिराएगी हमारे सब टूट जाएंगे। बोले कैसे मैं मैनेज करूंगा, मेरे घर वालों को कौन पालेगा। बोले फिर मेरे घर वालों को कौन पालेगा। बोले गिराई के एक दिन में आपका दुकान बंद रह जाएगा ना, बोले तो दूसरी ओर चले जाते हैं, दूसरे लोग अपने गिराई पकड़ लेते हैं। बोले फिर वो गिराई फिर से आता ही नहीं। बोले फिर ये सब मैं नहीं सहना चाहता हूँ। बोले प्लीज़ आप मुझे कुछ दीजिए, ऐसा कुछ दीजिए कि बिना कोई थेरेपी कोई ऑपरेशन किए ये मेरा स्टोन गिर जाए। मैंने बोला ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी केस। इस केस में ना मैंने कौन से रूब्रिक उठाए कि देखो, पहले मैंने वो जो पूरा कन्वर्सेशन कर रहा था तो उसमें वो क्या बोल रहा है ना कि उसको वो हाइड्रोथेरेपी क्यों नहीं करनी है, और वो हाइड्रोथेरेपी वो क्यों नहीं कराना चाहता है, उसको क्यों डर लग रहा है उसका क्या, कि देखिए वो ऑलरेडी उसके 2 दिन वेस्ट हो गए। वो जो पेन हुआ था सोनोग्राफी, वो डॉक्टर लोगों के हॉस्पिटल्स में जाने के इसके सबके चक्कर में ऑलरेडी उसका 2 दिन शॉप बंद रहा, ठीक है। अब वो डॉक्टर ने कहा कि 4-5 दिन आपको एडमिट होना पड़ता है ना। तो एडमिट होना पड़ता है, अभी क्या हो गया ना, वो जब 4-5 दिन और उसकी शॉप बंद करेगा तो क्या हो जाएगा कि भाई उसकी जो गिराई है, जितने भी कस्टमर्स है वो कस्टमर्स छूट जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। फिर इतने दिन जो उसका 5 दिन जब शॉप बंद रहेगी तो जो उसका रोज का आने वाला इनकम है वो बंद हो जाएगा। फिर वो इनकम बंद हो जाएगा तो मेरे घर वालों को पालेगा कौन, है ना। ये उसका था। तो क्या हो गया ना कि वो जो थेरेपी कराने का पीछे का जो मोटिव, नहीं कराने का जो मोटिव था ना, ये सब चीज़ें थी, ये सब चेन थी कि इस वजह से वो नहीं कराना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया ना कि वो जब 5 दिन एडमिट हो जाएगा तो उसका बिजनेस सफ़र करेगा। यहाँ पे क्या है ना, वो पूरे इंटरव्यू में बस उसका बिजनेस 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 के बारे में ही बोल रहा था। तो मैंने एक टॉकिंग बिजनेस ये वाला रूब्रिक लिया,
और दूसरा रूब्रिक लिया फियर सफरिंग ऑफ। मतलब क्या, इस केस में ना उसका जो बिजनेस है या वो उसका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो सफ़र होने वाला था इस दर्द की वजह से, इस कैलिकुलाई की वजह से, इसलिए मुझे उसे वो नहीं भुगतना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको रेमेडी दी थी मैंने उसको यहाँ पर रेमेडी दी थी ब्रायोनिया 1M। ब्रायोनिया 1M दिया। जैसे मैंने उसको ब्रायोनिया 1M TDS में दिया, 4-5 दिनों में उसका स्टोन यूरिन थ्रू निकल गया और बाकी सब कंप्लेंट्स में उसको रिलीफ हो गया। ठीक है, ये एक और केस देखते हैं, एक छोटी सी केस देखते हैं जिसमें ना एक लेडी थी, उसका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट जो फोर आर्म में ना उसको 2-3 जो लाइपोमास होते हैं ना वो हो गए थे। और वो जो 2-3 लाइपोमा थे पहले छोटे छोटे थे तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया उस पर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो लाइपोमा बढ़ते गए और वो आसपास ही है लाइपोमा, तो बहुत बड़ा ऐसा एरिया कवर कर लिया उन्होंने। तो जब उन्होंने कोई सर्जन को दिखाया, उसकी तकलीफ तो कुछ नहीं थी उसको, पर कैसे ना वो भद्दा दिख रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर उसने कोई सर्जन को दिखाया और सर्जन को दिखाने के बाद में सर्जन ने बताया कि भाई आपको ना इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी मेडिसिन से ये गलेगा नहीं कभी भी। ठीक है, जो भी उसने जो कैप्सूल्स बना लिए है उसको आप रिमूव कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा जैसे ही उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, पेशेंट उधर से छूट के मेरे पास आ गया। ठीक है, मेरे पास आने के बाद में वो क्या बोलता है ना, वो लेडी आई, वो बोली कि फिर बोले है ना, बोले मैडम ये जो लाइपोमा है ना, लाइपोमा के लिए मुझे ट्रीटमेंट करवानी है। मैंने बोला ठीक है, हो जाएगा ठीक। तो बोले ना, फिर मैंने बोला इसको लेके आप क्या क्या सोच रहे हो। तो वो मुझे क्या बोलती है ना, बोले बोले ना मैडम मुझे डर लग रहा है बोले ऑपरेशन करने का। मैंने बोला क्यों। तो वो क्या बोलती है ना, वैसे तो 3-4 ऑपरेशन तो मेरे हो चुके हैं बोले, सीजर हुआ है बोले, फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हुआ है बोले, और मेरे दोनों सीजर है बोले, ऐसा वैसा वो मुझे बता रही थी बोले। तो बोले ना फिर मैंने बोला कि अब फिर क्या परेशानी है, ये तो बहुत छोटा ऑपरेशन है उसके आगे। तो बोले ना, वो मुझे क्या बोलती ना, अब मुझे ये ऑपरेशन का क्यों डर लग रहा है ना, बोले कि कितने बार ये इस शरीर का बोले चीर फाड़ करेंगे, है ना। क्या सेंटेंस यूज किया था उसने, कितनी बार बोले इस शरीर का चीर फाड़ करेंगे बोले, कितने बार चीर फाड़ करने की वजह से क्या रह जाएगा बोले मेरे शरीर के अंदर, जो जो सुंदरता है वो तो सब निकल जाएगी बोले, सब चली जाएंगी बोले। ठीक है, मुझे नई ऑपरेशन कराना है, मुझे बहुत डर लग रहा है ऑपरेशन का कि उसके वजह से मेरी जो ब्यूटी है वो कम हो जाएंगी बोले। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि ये जो लाइपोमा है इसको लेके आप और क्या सोच रहे। तो उसने बोला कि इसको देख देख के बोले बहुत चिड़चिड़ होती है बोले, पूरे दिन भर घर में चिड़चिड़ करती रहती हूँ बोले, बच्चों पे चिड़चिड़ निकालती हूँ, ऐसे वैसे किसी ने भी कुछ भी बोला तो मुझे तुरंत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि जाके उसको एक खींच के दूँ बोले। ठीक है, तो फिर मैंने ऐसे ही जस्ट कैजुअली पूछ लिया कि देते हो क्या फिर एक खींच के। तो वो बोली नहीं नहीं, बोले मैम कभी ऐसा तो नहीं करती हूँ, पर मन तो बहुत करता है कि उसको एक खींच के दो कि वो मुझे कुछ ना बोले, यहाँ से निकल जाए करके। ठीक है, तो ये थी हमारी एक छोटी सी केस। इस केस में ना मैंने एक रूब्रिक उठाया था, वो था फियर सफरिंग, कि उसको ऑपरेशन क्यों नहीं करना है, क्योंकि ना वो जो ऑपरेशन के वजह से ना वो जो उसकी जो स्किन है या वहाँ स्कार आ जाएगा, या फिर तो उसकी जो ब्यूटी है वो कम हो जाएगी, तो ये वाली सफरिंग उसको नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक रूब्रिक उठाया, फियर सफरिंग ऑफ। और एक सिंगल रेमेडी रूब्रिक है इसमें, ये वाले रेमेडी में, वो है कि फियर डिसफिगर ऑफ और इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, ये वाला रूब्रिक लिया। और ये तीनों रूब्रिक जोड़ने के बाद में मुझे एक रेमेडी मिली, वो जो रेमेडी थी वो थी हिपार सल्फ। मैंने उसको हिपार सल्फ 6 दिया, 6 पोटेंसी में मैंने उसको वो रेमेडी दी और कंटिन्यू रिपीटेशन पे डाला। धीरे 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 कुछ ही महीनों में उसके जो लाइपोमा थे वो धीरे धीरे कम कम होते गए और अब वो काफ़ी हद तक के कम हो चुके हैं। अभी भी वो मेरे पास पेशेंट चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए, ये जो कोरोना का जो काल गया है पीछे, जो कोरोना पीरियड्स में ना
हम लोगों को फियर सफरिंग के बहुत सारे पेशेंट्स मिले थे। जैसे फियर इंजरी के मिले थे वैसे फियर सफरिंग के भी मिले। क्यों? क्योंकि ना फियर इंजरी वाला कैसा नरेट करेगा ना, फियर इंजरी वाला क्या बोलता है कि भाई मुझे कोरोना हो गया तो इतनी सारी दवाइयाँ, वो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट वो मैं कैसे सहन कर पाऊँगा, और मेरे किडनियाँ ख़राब हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे जो रेमडेसिविर की इंजेक्शंस वगैरह, उसके वजह से न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में ऐसा आया कि पेशेंट की किडनियाँ फेल हो जाती है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो जाता है। तो वो सब देख देख के ना पेशेंट जो रहते हैं वो बहुत डर जाते थे, और वो बोलते थे कि नहीं मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए, या कोरोना तो नहीं हो गया, या इस टाइप में उनका फियर था। ठीक है, ये जो सब चीज़ें थी वो सब फियर इंजरी में आ रही थी। अभी फियर सफरिंग में क्या है ना कि एक पेशेंट ने ऐसा नरेट किया था कि वो बोला कि देखिए मैडम, मुझे कोरोना हो गया ना, मुझे कोरोना का बहुत डर लगता है बोले। उसको सिर्फ सिंपल सी सर्दी खांसी थी, और वो मेरे पास आया था, और वो मुझे क्या बोलता है ना कि बोले मैडम कोरोना तो नहीं हो जाएगा ना। मैंने बोला नहीं, सिम्टम्स तो फिलहाल ऐसे कुछ दिख रहे नहीं। बोले मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए, मुझे कोरोना का बहुत डर लगता है। मैंने बोला क्यों, इतना कोई सिम्टम्स नहीं, इतना क्यों डर रहे हो आप? तो वो मुझे बोलता है, बोले वो कोरोना में भी बोले आपको जाके सबसे पहले टेस्ट करवानी पड़ेगी, कोविड टेस्ट करवाओ बोले। कोविड टेस्ट कराने के बाद में फिर गवर्नमेंट में वहाँ जाके आपको आपको जब पॉजिटिव आ गया तो आपको वहाँ पे आपका जो नाम है वहाँ दर्ज करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको तो क्वारंटाइन करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ में आपके फैमिली को भी क्वारंटाइन करेंगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। आपके फैमिली को क्वारंटाइन किया जाएगा, और फिर आपको 14 दिन रखा जाएगा क्वारंटाइन में। वो 14 दिनों में तो मेरे बिजनेस का कितना लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये सब ऐसे बहुत सारे पेशेंट ने हम लोगों को सेज बताए। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि यहाँ पे जो क्वारंटाइन होने का जो सफरिंग है, वो सफरिंग वो सहना नहीं चाहता है, उसको डर लगता है। तो तब भी ये फियर सफरिंग वाला जो रूब्रिक है ये हम लोगों को इजीली मिला है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में ना फॉस्फोरस, इसमें जो जितनी भी रेमेडीज़ है, जैसे एक्योनाइट है, फॉस्फोरस है, लैकेसिस है, ब्रायोनिया है, कार्सिनोसिन है, एलियम सेफा है, ऑरम मेट है, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ है इसके अंदर। तो जो फियर सफरिंग के अंदर जितनी भी रेमेडीज़ है वो हर एक रेमेडी का वाई अलग है ना। वो रेमेडीज़ के वाई अलग है। और जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि फॉस्फोरस का पेशेंट रहेगा तो उसका क्या वाई रहेगा कि उसको फियर सफरिंग क्यों नहीं चाहिए। उसको फियर सफरिंग क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए फॉस्फोरस कैसा बंदा है ना, एक एकदम चार्म वाला एक्टिव बंदा है। हाँ, उसको फ्रीडम चाहिए रहता है हमेशा। उसको फियर रहता है कि भाई भाई मुझे कुछ हुआ, मैं बीमार गिर गया या कुछ हुआ तो मैं सीज हो जाऊंगा। उसको सीज का ज़्यादा टेंशन रहता है। मैं सीज हो जाऊंगा तो मेरी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी, जो मैं लोगों से मिलता हूँ, बाहर जाता हूँ, घूमना फिरना, उसको जो ये है, जो फोकस में रहने वाला बंदा रहता है फॉस्फोरस। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि उसको डर लगता है फियर सफरिंग का, सीज होने की वजह से। ठीक है, तो ये था। ऐसे बहुत सारी रेमेडीज है, हर रेमेडी के पीछे का वाई अलग होता है। केस सुनाती हूँ। मेरे पास ना एक 90 ईयर ओल्ड लेडी अभी भी चल रही है। ठीक है, उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो वो मेरे पास ही आते हैं, मैं उनकी फैमिली फिजिशियन हूँ। ठीक है, तो वो जो लेडी थी ना, वो लेडी ना जैसे कि वो मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स लेकर आई थी। क्या कि उसका जो फुट रीजन है ना, फुट रीजन में ना उसको ऐसा लगता है ना, उसको ऐसा लगता है कि वो फुट रीजन जो है वो एकदम चिल हो गया है, एकदम कोल्ड हो गया है, कि बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, बहुत ठंडा पड़ रहा है। वो बार बार एक ही कंप्लेन कर रही थी घर वालों को कि भाई ये मेरे पाँव बहुत ठंडे पड़ रहे, ठंडे पड़ रहे, मुझे दवाखाने में लेकर चलिए। ठीक है, तो क्या हुआ ना, उनका जो लड़का था उन्होंने मेरे पास लेकर आया, हमेशा की तरह, हमेशा का पेशेंट है तो उसने लेकर आया मेरे पास। तो लाने के बाद में मैंने उसको पूछा कि क्या परेशानी है, तो उसने मुझे बताया कि ये जो पाँव पाँव है, वो पाँव ना बहुत ठंडे पड़ रहे हैं, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ रहे हैं। तो मैंने बोला इसको लेके क्या दिक्कत है? बोले वो इतने ठंडे पड़ रहे हैं कि मुझे डर लगता है बोले कि मैं चलूँगी तो मैं गिर जाऊँगी बोले।
तो ना कुछ दिन हो गए मैं कंटिन्यू लकड़ी लेकर ही चल रही हूँ घर में। बिना लकड़ी के मैं चल भी नहीं पाती हूँ, मैं टॉयलेट तक भी नहीं जा पा रही हूँ बिना लकड़ी के। मैंने बोला ठीक है, तो क्या हुआ ना, ठीक है अभी उम्र के हिसाब से तो ऐसा तो होता ही रहता है। मैंने बोला इससे आपको लेके क्या दिक्कत है, ये चलने से, ये लकड़ी को पकड़ने से आपको क्या दिक्कत है। बोले क्या है ना, बोले बोले पाँव ऐसे ठंडे पड़ जाते हैं ना, तो उसके वजह से मुझे ऐसा डर लग रहा है बोले कंटिन्यू, कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। बोले गिर गई तो बोले मेरा करेगा कौन। बोले गिर जाऊंगी तो मेरा कौन करेगा। बोले मुझे बेड पे पड़ना पड़ेगा, मुझे इन लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाना पड़ेगा, ये मेरे करेंगे नहीं। बोले मुझे ये नहीं, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। बोले इसलिए मुझे मुझे ना आप ये मेरे पाँव ठीक कर दीजिए बोले सिर्फ, ठीक है। तो ये थी छोटी सी मेरी केस। हाँ, उसमें उसका जो बेटा था उसने एक और बात ऐड की थी। ये तो कन्वर्सेशन उसके मुझे वो जो दादी जी थी उन्होंने किया। उसके बेटे ने मुझे एक और बात बोली थी कि उसने मुझे क्या कहा कि बोले ना जो मम्मी है ना, बोले दिन भर बोले कुछ ना कुछ करती रहती है। बोले हम उसको इतना बोलते हैं कि कुछ मत कर, कुछ मत कर, क्यों करती है, तो वो हम लोगों के ऊपर चिढ़ती है। बोले वो कुछ उसके पास काम नहीं रहेगा ना, तो जो गली में से जो ऐसी कोई गाय गुजरती है, कोई कुत्ता वगैरह गुजरता है, तो उनको हकालती बैठेगी, या फिर तो बाहर बाज पे जाके बैठेगी, कुछ सब्जियां वगैरह कुछ ना कुछ उसका उसका वो करती रहती, और हम कुछ बोलेंगे तो वो चिढ़ जाएगी। ठीक है, ये थी छोटी सी केस। तो इस केस में ना सिर्फ और सिर्फ 2 रूब्रिक्स मैंने उठाए, और 2 रूब्रिक्स के ऊपर से मैंने उसको रेमेडी दी थी, और वो रेमेडी देने के बाद में एक 10 डेज के जो कोर्स था, उस कोर्स में ही उसका जो फील था वहाँ कोल्ड होने का, जब मैंने उसको इंस्पेक्ट किया था ना, इंस्पेक्ट करने के बाद में मुझे पता चला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पाँव कुछ ठंडे पड़ नहीं रहे, सिर्फ उसको ऐसा लग रहा है ना। तो उसका वो पूरा ठीक हो गया था। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट रुब्रिक उठाया था फियर सफरिंग ऑफ। फियर सफरिंग में क्या है ना कि वो लकड़ी को पकड़ रही है, और लकड़ी को पकड़ने के बाद में ना उसको गिरने का डर है। पर गिरने के डर से भी ज़्यादा उसको डर क्या है ना, मैं गिर जाऊंगी, फ्रैक्चर वैक्चर हो जाएगा, या मैं बेड पे पड़ जाऊंगी, तो मेरे जो घर वाले हैं, जो स्पेशली उसकी जो बहू है, वो उसका करेंगी नहीं, है ना, उसका वो करेंगी नहीं, इसका उसको ज़्यादा डर था। वो गिरने या वो डर से ज़्यादा उसको ये डर था कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी बहू नहीं करेंगी कुछ आगे जाके मेरा, है ना। ये एक था फियर सफरिंग, तो वो सफ़र नहीं होना चाहती थी यहाँ पर। ये वाला एक रूब्रिक उठाया मैंने। दूसरा रूब्रिक यहाँ पर उठाया था कि इरिटेबिलिटी आइडियल वाइब, क्या कंटिन्यू कुछ ना कुछ करना, फ्रूटलेसली बिजी रहना अपने आप में। और कैसा है ना, किसी ने उसको बोला कि भाई कुछ मत कर, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, इतनी उम्र है तेरी, तू शांति से बैठ, तो वो क्या बोलती है उसकी जगह, तो तुरंत गुस्सा करती है, चिड़चिड़ करती है वो सब लोगों पे, है ना। और एक और बात उसने इसमें बोली थी कि मैं इन लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाऊंगी, तो इंडिपेंडेंट वाला रूब्रिक भी मैंने उठाया था, और मैंने उसको सिंपल सा कैलकेरिया कार्ब दिया था। कैलकेरिया कार्ब 6 देने के बाद में ना एक 10 डेज में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उसका जो डिल्यूजन था वो कम हो गया, और वो एकदम अच्छी हो गई। ठीक है, देखिए, तो ये थी छोटी सी मेरी केसेस, और ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको होप गाइस, मुझे लगता है कि ये फियर सफरिंग आप लोगों को समझ गया होगा। आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैं जो रूब्रिक बता रही हूँ वो रूब्रिक आपको आपके क्लिनिक में ये रूब्रिक्स आपको मिलते हैं, आप इस रूब्रिक को अप्लाई कर पाते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, आपके भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कि ये रूब्रिक्स देखने के बाद में हमारे ओपीडी में हमने कैसे ये वाला रूब्रिक अंडरस्टैंड किया, कैसे ये रूब्रिक पकड़ा, और कैसे रेमेडीज उनको दी। ठीक है, होप गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों को आज का भी रूब्रिक बहुत अच्छा लगा होगा।